हालात बेहतर बनाने का फ़ैसला, हालात बेहतर बनाने की समत पहला कदम है। जी। हमारी ज़िंदगी में 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम समझ लें और जान लें और इस पर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ग्रिप मज़बूत कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी तराश-खराश कर सकते हैं, हालात बदल सकते हैं और हालात को अपने हक़ में करते चले जाने का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हुँ। वो 4 चीज़ें हैं आपका वक़्त का इस्तेमाल, आपका फ़ोकस, आपकी एनर्जी और आपके फ़ैसले। हम जो है ना मोहसिन साहब, जो इंसान है उसे फॉर ग्रांटेड लेने का बड़ा एक एलिमेंट है उसके अंदर ना, कीड़ा कह लें आप। हुँ। यानी उसे लगता है कि वक्त बहुत वक्त पड़ा हुआ है। सेहत को देख लें आप, जी, तो जी, जी, मेरी सेहत, मैं बहुत सेहतमंद हूँ। जी, या बाकी जैसे अपनी फाइनेंस हो गई या जी, बाकी चीज़ें, तो हम हमारे अंदर उस तरह की वो कदर वाला एलिमेंट ज़रा कम होता है जी, ह्यूमन बीइंग में। जी, जी। हाँ, अलबत्ता जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते हैं और वक्त गुजरता है और रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, तो वहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट है वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो ब्लेम आता है। हम इंसान ज़्यादातर क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं देते। हाँ, अर्जेंसी हो जाने की सूरत में जब वो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट में बदल जाता है, हुँ। तो हमारी तवज्जो उसने ज़ाहिर है खींचनी ही होती है। सेहत का मामला ही लीजिए कि हम अपने खाने-पीने रूटीन में किसी वॉक, सोने-जागने की रूटीन, वाटर इनटेक या क्या खा रहे हैं के फैसले करते हुए ज़रा नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं इसका एक कलेक्टिव इफ़ेक्ट आना है। गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे होते हैं आजकल के माँ-बाप अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली जी। जो टीनेजर्स हैं। जी। और उनके जो गिले शिकवे होते हैं वो उन्हें बज़ाहिर लगता है कि ये शायद बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर और हमें बड़ा परेशान कर रही हैं। जी। अच्छा, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल लाइल्म होते हैं जी। ज़्यादातर में। जी। ज़ाहिर है जो गलती कर रहा है जी। तो उसे तो नहीं पता वो गलती कर रहा है, ये तो देखना, सुनना, समझने वाले को अंदाज़ा हो रहा होता है या उसके कॉन्सिक्वेंस पे उसको बाद में पता चलता है कि इट वाज़ अ मिस्टेक। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जो हुँ। पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको गलती सुधारने में मदद नहीं देते, बल्कि डांट डपट शुरू कर देते हैं, हुँ। जिससे ताल्लुक ख़राब होता है। अपने नौजवानों को इन 6 मिस्टेक से बचा लीजिए क्योंकि ये वो 6 मिस्टेक्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती हैं। एक उनको ग्रैंडियोस ख़्याल से निकालना है कि उन्हें सब पता है क्योंकि या अभी उन्हें उतना पता नहीं है, तजुर्बा नहीं है, इल्म नहीं है। ये जो ख़याल ख़ाम है कि मुझे सब पता है, ये उनके इल्म के सीखने के ज़ौक़ शौक़ और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जी, सो जी, इससे उनको बचाना है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज़ के लाहौर स्टूडियो से आपके लिए लाए हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़। मैं हूँ मोहसिन नवाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं जहाँ आ रहा। और हम आपके लिए हर हफ्ते को ये शो प्रेज़ेंट करते हैं जिसमें कि आपके साथ बातचीत में मौज़ूआत वो ज़ेर बहस आते हैं जो कि हमारी आम ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मरबूत हैं। ख़यालात पर बात होती है, जज़्बात पर होती है और एहसासात की तर्जुमानी लफ्ज़ों में कैसे की जाए, इस पर हम बात करते हैं। इफ़ेक्टिव टूल कम्युनिकेशन के क्या हैं, इंसानी दिमाग कैसे-कैसे चकमे देता है और इंसान को बाज़ औक़ात मकरो फ़रेब में भी मुब्तला कर देता है। और ये जो आज के नौजवान हैं, इनके मसाइल क्या हैं? मियाँ-बीवी के आपसी ताल्लुकात का क्या किया जाए कि जहाँ मोहब्बत से की गई शादी भी एक दिन आके लव हेट रिलेशन में बदल जाती है और भी बहुत कुछ है इस शो में। जहाँ आप बताइए क्या हाल-चाल? मैं ठीक हूँ मोहसिन साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अभी मैं ये ठीक। आपसे कह ही रही थी कि गर्म बहुत है मौसम जी, और सावन जो है वो आ भी चुका हुआ है और बारिशें नहीं है, तो जैसे ही मैंने देखी ना जी, जी, पूरी वेदर का अगला फ्यूचर, जी। तो वो तो कंप्लीट रेनिंग है, हाँ, ये थंडरस्टॉर्म। बिल्कुल, ये पेशन गोइयाँ तो यही कह रही हैं जी। और पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त बात ये है, दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग राब्ता कर रहे होते हैं, उनसे बात हो रही होती है। पाकिस्तान की ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है जब आप बैरून मुल्क लोगों से बात करते हैं। वहाँ जो पाकिस्तानी मुकीम हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन हुँ। मुश्किलात में वहाँ उनके साथ जो उस कल्चर के अंदर एक अजनबियत का सा बर्ताव है, वो भी है। एक सेकंड सिटीज़न की फ़ील भी है। वहाँ के कवानीन और वहाँ की वैल्यूज़, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई होती है पाकिस्तानियों की, उनसे मैच भी नहीं करती। वहाँ के माहौल के मुताबिक इनका एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है और
ये सब के साथ वो अपने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर एक शेम भी होती है हुँ, कि वो अपने इस किए हुए फ़ैसले पर बिल्कुल साबित कदम भी रहना चाहते हैं और कायम भी रहना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान पर बहुत दफ़ा तनकीद भी कर रहे होते हैं, हुँ, पाकिस्तानी कल्चर पर, इन चीज़ों पर। और फिर चंद ही सवालात के बाद उनकी सोचों का रुख एक तरफ जाता है कि जहाँ उनकी फाउंडेशन बनी थी, जी। वो तो ये प्यारा वतन पाकिस्तान ही था। तो पाकिस्तान के की जब बात हो तो ये मौसमों की बात जैसे आप कर रही जी, थी, जी, जी, तो जी, जी। बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग ये भी सामने आती है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौसमों का बहुत ही खूबसूरत हमें इम्तजाज मिलता है। बिल्कुल। और मुझे ना जिस तरह अब अनाज देख लें आप, फ्रूट्स देख लें, ड्राई फ्रूट्स देख लें, यानी हर तरह की जो नेमत है, हम्म, वो हमें पूरे साल में मुयस्सर होती है। जी अभी जैसे बता रहे थे कि शेम का एलिमेंट होता है और वो फिर एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे-जैसे जब-जब किसी से भी मुलाकात हुई तो वो ये ज़रूर ज़िक्र करते हैं कि यार आप लोग ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म, मैंने लोगों को देखा कि वो खुद तो चले फॉर सेक ऑफ देयर फ्यूचर वो जाते हैं, एक माइंडसेट है ना जी जो लोग मूव करते हैं। जी लेकिन जैसे-जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं ना और उनके बच्चों के चैलेंजेस आते जी हैं, तो वैसे ही उनके ज़हन में पहली ऑप्शन ये आती है कि मेरा ख़्याल है लेट्स मूव बैक। जी और फिर तब तक में ज़रा थोड़ा लेट हो चुके होते हैं। जी तो मेरा ख़्याल है खूबसूरती यही है कि आप अपने कल्चर में रहते हुए, जी अपने प्यारों के साथ ही रहते हुए जी अगर आप अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जी तो हालात तो कहीं पे भी बेहतर हो सकते हैं। हालात बेहतर बनाने का फैसला, हालात बेहतर बनाने की समत पहला कदम है। जी। हमारी ज़िंदगी में 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम समझ लें और जान लें और इस पर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ग्रिप मज़बूत कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी तराश-खराश कर सकते हैं, हालात बदल सकते हैं और हालात को अपने हक़ में करते चले जाने का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हुँ, वो 4 चीज़ें हैं आपका वक़्त का इस्तेमाल, आपका फ़ोकस, आपकी एनर्जी और आपके फ़ैसले। आपका जो फ़ोकस है, वो जिस तरफ होता है, हम इंसानों के अंदर मौजूद एनर्जीज़ उस तरफ कंज़्यूम होने लगती हैं। हुँ, सो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए कि आपकी तवज्जो का मरकज़ इस वक़्त किस समत में है। तो जिस तरफ आपका फ़ोकस है ना, आपकी एनर्जी उसी समत में कन्वर्ट होने लगेगी और नताइज पैदा करने लगेगी। आपका जो वक़्त का इस्तेमाल है, इसमें बहुत ही अहमियत रखता है कि आप अपने उस वक़्त को जो फ़ोकस और एनर्जी में सर्फ़ कर रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी के गोल से नज़दीक है? क्या उसके नतीजा में आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून अच्छा बनाने का जो ख्वाब देखे हुए हैं, क्या वो उसकी तकमील की समत में है? हुँ, हुँ, और फिर सबसे अहम ये जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला करने की सलाहियत कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो छोटे बड़े फैसले करने की एक्सरसाइज की हुई है या जो इसको आप अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं, तो वो किस किस्म के फैसले हैं, क्योंकि ये फैसले ही हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बनाना है, हुँ, हुँ। जैसा भी बनाएं। तो अपने फैसलों की हिफाजत कीजिए, अपने फोकस की हिफाजत कीजिए, अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और सबसे बढ़ के अपने वक्त की हिफाजत कीजिए। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हम जो है ना मोहसिन साहब, जो इंसान है उसे फॉर ग्रांटेड लेने का बड़ा एक एलिमेंट है उसके अंदर ना, कीड़ा कह लें आप। हम्म, यानी उसे लगता है कि वक्त बहुत वक्त पड़ा हुआ है। सेहत को देख लें आप, जी तो जी जी मेरी सेहत, मैं बहुत सेहतमंद हूँ। जी या बाकी जैसे अपनी फाइनेंस हो गई या जी बाकी चीज़ें, तो हम हमारे अंदर उस तरह की वो कदर वाला एलिमेंट ज़रा कम होता है जी ह्यूमन बीइंग में। जी जी हाँ, अलबत्ता जैसे-जैसे चैलेंजेस बढ़ते हैं और वक़्त गुज़रता है और रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो वहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो ब्लेम आता है कि हम्म, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन मैं नहीं ज़िंदगी में कामयाब हो सका, या वो हालात ऐसे नहीं थे, या मुझे माहौल वो नहीं मिला। यानी फिर उसमें भी रियलाइज़ेशन जो है, वो बहुत कहीं बाद में जाके आती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ खुशकिस्मत लोगों को रियलाइज़ होता है। हम्म, जिनको रियलाइज़ नहीं होता, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि रियलाइज़ करना ही नहीं चाहते, ब्लेम करना क्योंकि आसान होता है। तो ये जो फॉर ग्रांटेड लेने वाला एलिमेंट है, बहुत अहम ये बात है। हाँ, ये असल में ऐसा है जिसमें बीमारियां भी आपने देखा होगा रूटीन में बढ़ती देखी हमने। हम्म, यानी हम अक्सर जब अपने देखते हैं रूटीन में जो केसेस हम डील करते हैं मोहसिन साहब, जी तो ऐसे में हम ही कितनी दफ़ा फैमिलीज़ को बताते हैं कि ये चैलेंजेस हैं जो आपका लव्ड वन फेस कर रहा है और आप कर आगे और मज़ीद मुश्किलात आ जाएंगी।
लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें लिखी पढ़ी ये बता रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये जनरल डिस्कशन है जो इन्होंने सीखा हुआ है ना, इनका तो काम है। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को में भी कॉमन सेंस के साथ ऑपरेट करते हैं तो अल्टीमेट ये फैसला या कोई ऐसा फैसला जो कॉमन सेंस पे बेस करे ये कोई बहुत यूज़फुल नहीं होता हमारे लिए। एग्जैक्टली बहुत ही अहम आपने बात कही। हम इंसान ज़्यादातर क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं देते। हाँ, अर्जेंसी हो जाने की सूरत में जब वो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट में बदल जाता है तो हमारी तवज्जो उसने ज़ाहिर है खींचनी ही होती है। सेहत का मामला ही लीजिए कि हम अपने खाने पीने रूटीन में किसी वॉक, सोने जागने की रूटीन, वाटर इनटेक या क्या खा रहे हैं के फैसले करते हुए ज़रा नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं इसका एक कलेक्टिव इफ़ेक्ट आना है, इसने किसी न किसी दिन कोई नतीजा देना है। अब अगर हम इस बारे में गौर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा कि अगर वो हमारा इनटेक हमारी सेहत से मैच नहीं कर रहा, अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर हमारी रूटीन सोने जागने की अच्छी नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ की हिफाजत हम नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि बिल आखिर ऐसी चीज़ें नमूदार होने लगेंगी, अपीयर होने लगेंगी आपके अंदर, जो कि एक अर्जेंसी की सी कैफियत बना देंगी आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए। उस वक्त उनको डील करने के लिए ज़्यादा तवज्जो चाहिए होगी, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स चेंज हो जाएं जिनको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आपको काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़े। लिहाजा चीज़ों को इस गौर की नज़र से देखिए कि वो इम्पॉर्टेंट हों तो आप उस तरफ तवज्जो दें, उनको अर्जेंट ना बनने दें। जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसी तरह मोहसिन साहब, जिस तरह अक्सर हम ये देखते हैं और पेरेंट्स भी जब हमारे पास आते हैं तो आपने सुना होगा कि गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे होते हैं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं। जी। और उनके जो गिले शिकवे होते हैं वो उन्हें बज़ाहिर लगता है कि ये शायद बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर और हमें बड़ा परेशान कर रही हैं। जी। अच्छा, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल लाइल्म होते हैं ज़्यादातर में। जी। ज़ाहिर है जो गलती कर रहा है जी। तो उसे तो नहीं पता वो गलती कर रहा है, ये तो देखना सुनना समझने वाले को अंदाज़ा हो रहा होता है या उसके कॉन्सिक्वेंस पे उसको बाद में पता चलता है कि इट वॉज़ अ मिस्टेक। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको गलती सुधारने में मदद नहीं देते, बल्कि डांट डपट शुरू कर देते हैं जिससे ताल्लुक़ ख़राब होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च पढ़ी थी, मोस्ट कॉमन 6 मिस्टेक्स जो टीनेजर्स करते हैं। और ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि जिन्हें हम बड़े आराम से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये मिस्टेक्स जो हैं ये विद पैसेज ऑफ टाइम खुद ही से ठीक होने वाली होती हैं। लेकिन बीइंग अ थेरेपिस्ट मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि इनमें से ज़्यादा मिस्टेक्स ऐसी हैं जो लीड करती हैं टूवर्ड्स सीरियस इलनेसेस, सीरियस डिस्ट्रक्शंस, तो करियर का या कुछ भी। पहली जो मिस्टेक है, अगर आप इजाज़त दें तो, जो पहली मिस्टेक है वो ये है कि मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। यानी जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना होता है कि आप यानी जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं वो ज़रा पुराने वक्तों के हैं, उनके पास वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं जो हमारे पास है। तो जो हम जानते हैं वो कोई और नहीं जानता। दूसरी बड़ी मिस्टेक वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल गैजेट्स, कोई भी यानी ज़्यादा टाइम उनका अपना सोशल मीडिया पे सर्व होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी गोल और टास्क करने में डिलेड का एक शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक जो टीनेजर्स कर रहे होते हैं वो ये कि किस तरीके से एकदम से जज्बात में आते हैं वो और कोई गलत फ़ैसला ले लेते हैं। यानी दोस्तियां भी बहुत जल्दी जज्बात में आके बनाते हैं, फ़ौरन से इम्प्रेस होना, ताल्लुक़ में जल्दी चले जाना और उसी तेज़ी के साथ फिर उस रिश्ते को ख़त्म भी करना, ज़िद में आ जाना और फिर ज़िद में आके कोई गलत फ़ैसला लेना। चौथे नंबर पे जो मिस्टेक है विच इज़ वेरी कॉमन, वो ये कि किस तरीके से जो उनका अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम है यानी स्टडीज़, उसको वो बिल्कुल आखिर पे छोड़ देते हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। और उसकी जो वजह है वो पहली गलती, यानी मैं सब जानता हूँ। ये बात वहाँ से शुरू हुई ना, मैं सब जानता हूँ। तो जब बात आती है करियर और स्टडीज़ की तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये जब टाइम आएगा तो मैं तो क्योंकि जानता हूँ तो मैं फिर मैनेज कर लूँगा।
पांचवी बड़ी गलती जो है वो ये कि किस तरह से वो गलत सोबत का शिकार हो जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली। हम्म, कभी घर वाले भी चेक करते हैं और वो बताते हैं कि फ़लाने दोस्त या फ़लाने तुम्हारे क्लास फेलोज़ हमें पसंद नहीं हैं। हम्म, लेकिन जो टीनेजर है वो नो नहीं कह पाते, जस्ट फॉर हम्म, सेक ऑफ एक कूल बनने का जो एलिमेंट है। जी। तो ऐसे में ही फिर वो कभी किसी ऐसी सोबत का भी शिकार होते हैं जहाँ पे फिर रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही होती हैं, और कोई केमिकल यूज़ भी होता है या कुछ ऐसी इलीगल भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कॉन्सिक्वेंस फिर वो भुगतते हैं। जी। फिर जिस्म और नींद की ज़रूरियात को इग्नोर करना, हम्म, यानी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि यू यू हैव टू कुछ फिज़िकल एक्टिविटी पे जाएं, जिम करें, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। नींद को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया या गैजेट्स का यूज़ होगा तो उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम्म, ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो समर वेकेशंस में यूजुअली बहुत नज़र आ रही हैं, हम्म, क्योंकि करने को कोई और एक्टिविटी नहीं है। हम्म। अपने नौजवानों को इन 6 मिस्टेक से बचा लीजिए, क्योंकि ये वो 6 मिस्टेक्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती हैं। एक, उनको ग्रैंडियोस ख़्याल से निकालना है कि उन्हें सब पता है, क्योंकि जी। अभी उन्हें उतना पता नहीं है, तजर्बा नहीं है, इल्म नहीं है। ये जो ख़याल ख़ाम है कि मुझे सब पता है, ये उनके इल्म के सीखने के ज़ौक़ शौक़ और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जी, सो जी, इससे उनको बचाना है। बिल्कुल। एक्सेसिव जो सोशल मीडिया यूज़ है, जो कि हम हर नौजवान के हाथ में फ़ोन देखते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका, इस बारे में भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो सीखें कि अपने बच्चों को इस एक्सेसिव यूज़ से कैसे बचाना है। इसके तरीके मौजूद हैं, नफ्सियाती तौर पर डील करना, हैंडल करना, और किस तरीके से आप अपने नौजवानों के अंदर ये समझ-बूझ पैदा कर सकते हैं कि इस पर भी कोई टाइम चेक रखने की, कोई टाइम बाउंड करने की इस तरह से ज़रूरत है कि हम सेट करें कि इस टाइम से इस टाइम तक ही सिर्फ़ फ़ोन का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। फिर उसमें जो जज़्बात की रॉ में बह जाने वाले फ़ैसले हैं, जल्दी से आई लव यू, आई मिस यू वाले खेल में पड़ जाना, जल्दी से किसी को अपनाना, जल्दी से जज़्बाती होके उसको छोड़ने का फ़ैसला करना, हुँ। ये जो तेज़ियाँ हैं, इसके पीछे भी सोशल मीडिया का बेपनाह इस्तेमाल एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नज़र आता है। जी। चौथी जो एक चीज़ है, वो उनके अंदर टास्क इनिशिएशन की स्किल का लैक करना है, जिस हुँ। वजह से वो अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और फिर 11वें घंटे पे तैयारी करने बैठते हैं कि सुबह तो पेपर है। जी, जी, जी। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? और इसी तरह से एक जो बहुत अहम मिस्टेक वो उनसे हो जाती है, कर नहीं पाते, क्योंकि वो एक पीयर प्रेशर के अंदर उसको डील नहीं कर पाते। अगर 6 लोग सिगरेट पी रहे हैं, 7वां नहीं भी पीता, तो एक तो वो पैसिव स्मोकर हुआ, दूसरी ये कि उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद ये फ़ैशन है, शायद मैं इनसे पीछे हूँ, मैं इन जैसी हरकतें नहीं कर रहा तो शायद मैं कोई इनसे कमतर हूँ। चुनाचे वो इस मौके पर उनको देखा-देखी, ये जो सोबत का असर है, ये देखा-देखी के तहत बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। तो वो उन चीज़ों को अपनाने लगता है, तो बात सिगरेट से शुरू होती है, फिर उसके बाद वेप, पॉड, पता नहीं क्या-क्या, और वहीं से रवैये बनते हैं, वहीं से ये ख़्याल भी जन्म लेता है कि जो वालिदैन हैं, वो तो पुरानी सोच वाले हैं। हम तो नई नस्ल के, हम तो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के लोग हैं, तो हमें ज़्यादा पता है, उन्हें क्या पता? हुँ। और फिर वहीं से अगला जो मसला है, वो लिंक्ड है कि अपने जिस्म और दिमागी सेहत का ख़्याल ना रखना। हुँ। जिस्म को आराम चाहिए होता है, हम उसे आर्टिफ़िशियल एनर्जी से जगाए रखते हैं। हुँ। दिमाग हमारे साथ क्या-क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसकी तो कोई ख़बर ही नहीं होती, क्योंकि हम अपनी आँखों से कौन-सा अपने चेहरे को देख पाते हैं। वो तो फिर कहीं हालात जब बदलते हैं, तो दूसरों की निगाहें हमें नोटिस करने लगती हैं, दूसरों की उँगलियाँ उठने लगती हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ओह! हमने तो अपने जिस्म के साथ एक खिलवाड़ कर दिया था, हुँ। हमने तो अपनी दिमागी सेहत का ख्याल नहीं रखा था, पर ये वक्त आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। चुनाचे वालिदैन अगर इन गलतियों से अपने बच्चों को बचाने पर काम करें, सीखें हुँ। और सिखाएं, और इस तरीके से कि वो ये पैगाम इफ़ेक्टिव भी बनाएं, सिर्फ नसीहतों से बात नहीं बनेगी, जी। तनकीद से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इफ़ेक्टिव टूल्स सीखने पड़ेंगे साइकोलॉजी के, जिनकी मदद से आप अपने नौजवानों को, बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी पर रख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब, और जिस तरह आपने वो पूरा एक सीक्वेंस से याद रखा ना एक्सप्लेन करते हुए, आई रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत वैसे पहले ही बड़ी इम्प्रेस हूँ, लेकिन हर बार आप मुझे
मुतासिर किए बगैर शो ख़त्म नहीं करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आप ऐसा समझती हैं। ये बस तवज्जो से अगर हम कुछ ज़रा गौर करने से काम लेते रहें तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी मेमोरी भी बड़ा अच्छा साथ देती है। जी, बिल्कुल। अभी जब आप ये बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हम थोड़ी ही देर के बाद फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि वालिदैन कौन-सी गलतियाँ करते हैं वैसे टीनेजर्स को डील करते हुए। जी, क्योंकि जी, ये वन साइडेड तो नहीं होता ना, जी, ये तो दोनों साइड से चल रहा होता है। जी, जी, और ये गलतियाँ फिर एक काफ़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेती हैं जब उनको करेक्ट नहीं किया जाता। एग्ज़ैक्टली। और मोहसिन साहब, आपके ख़्याल में वैसे गलती करना तो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है? गलती करना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जी। गलती करते रहना जो है, वो ठीक नहीं है। हाँ, यानी उसे करेक्ट ना करना या गलती को गलती ना मानना। और गलती को दोहराते रहना। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब बातें हमारी चलती रहेंगी। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक से वापस आएँगे तो आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लीजिए जनाब, हम वापस आ चुके हैं आपके इस शो पर, जो कि विलिंग वेज का लाहौर से नश्र होने वाला हफ्तावार शो है, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, जहां राना पेश करती हैं, मोहसिन नवाज शामिल होते हैं और हम आपकी खिदमत पे पेश करते हैं हफ्ते की दोपहर को इस शो में वो नज़रियात जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए साइंस जिनको रिकमेंड कर रही है। बिल्कुल। और नज़रियात मोहसिन साहब एक ऐसी एक समझ लें इंसान के साथ एक क्या कहेंगे अटैच्ड है ना उसकी जी, एक, जी, जो आपको बना भी देते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जी, यानी जी, नज़रिया जो है जी, ये किसी भी इंसान को बनाने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है जी, और इसी तरह बिगाड़ने में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नज़रिए की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नज़रियात ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को कोई देखने की नज़र दे रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत आपने नज़र से नज़रिया निकला। जी, यानी दूसरा भी हमें इसी नज़र से ही देख रहा होता है। जी, 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 यानी जो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, और हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे, मुझे लगता है, नज़रियात पे ही डिपेंड कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा। है ना? जी, 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 बिल्कुल तो ऐसा ही आप है। कोई वालिदैन के बारे में बात करना चाह रहे थे जी। अभी। अगर हम वालिदैन की गलतियों पर नज़र डालें, जी जी, वालिदैन भी गलतियां करते हैं, वालिदैन बुरा ना मनाएं इस बात को सुनते हुए, क्योंकि वालिदैन भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनके नतीजा में बड़ी भारी कीमत बच्चों की जो किरदार के मसाइल हैं, रूटीन्स के मसाइल हैं और उनके कंप्लाइंस के चैलेंजेस हैं, उन सब की सूरत में अदा करना पड़ती है। वालिदैन की जो पहली एक बड़ी गलती हमें नज़र आती है कि वो अपने आप को वालिदैन कम और जज ज़्यादा समझते हैं। वो समझते हैं कि वो उस भारी एक अहम मनसब पर फायज़ हैं, जहां उन्होंने सारा दिन हर इंटरेक्शन में अपने बच्चों को ये बताना है कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है, ये सही नहीं है। ये वाला जो एक उनका रोल है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों से उनके ताल्लुक़ पर असरअंदाज होता है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखने में आती है, वालिदैन मिस्टेक करते हैं, वो उनको कंपेयर करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। फ़लाँ के बेटे को देखा है, उसके बच्चे को देखा है, किसी क्लास फेलो से, किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी के बच्चे से, या किसी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले नौजवान से। सारा दिन इस तरह के कंपैरिजन का हवाला देते रहना, ये भी उनके ताल्लुकात बच्चों के साथ काफ़ी चैलेंज्ड बना देता है। फिर कंट्रोलिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, यानी हर वक्त वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। याद रखिए कि कंट्रोल करने से तब्दीली पैदा नहीं होगी, कंप्लायंस पैदा नहीं होगा।
बल्कि कंप्लायंस पैदा होगा उनको समझने से। समझ कर किसी के साथ बात करके, सवाल पूछ के, आप उसके अंदर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ज़रिए बहुत अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। कंट्रोल करना ही वो एक बहुत बड़ा एक मसला है जिसकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा बागी होते हैं। फिर कई दफ़ा उनकी बातों को, उनके मसाइल को, जिनको वो बहुत ज़्यादा महसूस करके कर रहे होते हैं, उनको ड्रामा कह देना, उनको ये समझ लेना कि ये तो कोई गलत यानी ऐसे ही ये ड्रामे कर रहा है, ये करता रहता है। यानी एक तो उसकी बात को ना समझना और उस पर उसको एक तंज़िया या अंदाज से उसका मजाक सा उड़ाना। अच्छा, वालिदैन की नीयत अच्छी होती है, वो सोच रहे होते हैं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसके नतीजा में शायद इसके अंदर एहसास जागेगा, पर ऐसा होता नहीं है। फिर एक चीज़ ये कि वो खुद वो बातें करने के लिए कह रहे होते हैं जिन पर खुद अमल पैरा नहीं होते। देखिए, आप कैसे वो चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन पर आप खुद अमल पैरा नहीं हैं। तो आपको करके दिखाकर जो आप उनको मैसेज दे सकते हैं वो बताने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो करके दिखाइए जो आप उन्हें करवाना चाहते हैं। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के वालिदैन को तो प्यार ही सिर्फ नंबर से है, सिर्फ डिग्री से है। डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उस पीएचडी की डिग्री तक भी पहुंच के अगर उसकी शख्सियत वो ना हुई, अगर उसका किरदार वो ना हुआ, तो फिर क्या बनेगा? तो असल चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं उसका ताल्लुक डिग्री से, उसका ताल्लुक नंबर से, मार्क्स से नहीं है। उसका ताल्लुक एक अच्छा इंसान बनने की उन खूबियों से है जिन पर रियाजत करके, मेहनत करके, इंटरेक्ट करके जो तरबियत का एलिमेंट है, ये उससे ये नताइज पैदा होंगे जो आप इन सब रवैयों के साथ, इन मिस्टेक्स को करते हुए जो नताइज आप पैदा करना चाहते हैं। सो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है वालिदैन अगर अपना बेहतरीन किरदार अदा करना चाहते हैं तो। जी, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी अहम मोहसिन साहब आपने बातचीत की है। यानी ये जो आपने 6 बड़ी गलतियाँ वालिदैन की बताई, तो मेन मकसद असल में हमारा ये बातचीत का यही है कि जो माँ बाप हैं उनका असल में काम सिर्फ औलाद को पालना नहीं है, बल्कि एक बामकसद इंसान बनाना है, एक यूज़फुल सिटीज़न भी बनाना है। और हम, मेरा ख्याल है कि जब औलाद को पाल रहे होते हैं अमूमी तौर पे, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चा हमारा एक वो इंसान भी है, और कुछ नहीं तो सबसे पहले नंबर पे उसको इज़्ज़त चाहिए। तो जब हम इज़्ज़त से बातचीत करना शुरू करते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट रिगार्ड का एलिमेंट मिस नहीं करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल तो मोहसिन साहब ऐसे ही हल हो जाते हैं। जी। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है और ये वो है जिसके ऊपर हमारा जोर चलता है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है, ज़्यादातर मैंने रिश्तों में देखा, तो वो इज़्ज़त ही कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, क्योंकि हमें लगता है ये इस पे हमारा जोर चल सकता है। तो जब आप बच्चों को डील करना के बारे में फ़िक्रमंद हो और आपको लगे कि हाँ, ये अब मसला हमारे घर में आ गया, जो हमने अभी 6 गलतियों की बात की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बहुत बहुत लंबी लिस्ट होगी, लेकिन ये वो बड़ी कॉमन 6 मिस्टेक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अभी सर ने भी जिक्र किया। तो सबसे पहले जो चीज़ इनमें रखने की ज़रूरत है वो ये कि आप उसको एक रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ डील करें, सुने समझें। यानी मोहसिन साहब, एक हमारा मसला ये भी है कि हमें सुनना बहुत मुश्किल लगता है जी, और बोलने पे हमारा बहुत ज़्यादा एकदम से होता है कि हाँ, बस हमारी बात सुन ली जाए, हमें बोलने का मौका दिया जाए। जबकि बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंट हो जाता है। जब, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बीच में बात की कि अब वो कोई भी अगर कोई इस तरह की इमोशनल स्टेटमेंट देता है या अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और आप उसको ड्रामा कह के हंस पड़ते हैं। अब ये एक बहुत सीरियस मसला है, दैट्स वेरी कॉमन कि वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ या मेरा दिल बहुत उदास है, तो आप कहते हैं ज़्यादा ड्रामे ना करो, बहुत बड़ी फिल्म है हमारे घर में, तो ऑस्कर आ गया। अच्छा, ये रूटीन में मेरे पास जब आते हैं ना फैमिलीज अपने बच्चों के इश्यूज लेके, तो वो सामने ही बार बार कह रहे होते हैं कि अब इस ऑस्कर की बात अब बाद में सुनिएगा, पहले आप हमारा मसला सुन लें। हम बिल्कुल ठीक हैं। तो एक वो जो सर्टिफिकेट बीइंग पेरेंट वाला, ठीक वाला जो है, ज़रूरी नहीं कि आप ठीक हों, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियाँ अननोइंगली आपकी तरफ से भी हो रही हों, जिसको करेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बुरी बात नहीं है। करेक्शन तो होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल करेक्शन होनी चाहिए, लेकिन करेक्ट करते करते नया कोई बिगाड़ पैदा कर देना या अपने आप को ये समझना कि मैं जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट सा काम कर रहा हूँ, क्योंकि करने वाले को ये गुमान बहरहाल होता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल
ठीक कर रहा है। चुनाचे उसको इस ख़्याल से निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम यानी समझ लें इस चीज़ को कि वो जो हम कर रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है, क्या साइंस उसको रिकमेंड कर रही है, क्या इसका ऐसा जो हमारा जो करना है वो वही नतीजा देगा जो कि हम चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो ये मसला आता है कि हम जो कर रहे होते हैं उसको हम बिल्कुल ठीक समझ के करते हैं और नतीजा ज़रा मुख्तलिफ ही आ जाता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है कि हम जिस इंटेंशन से कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली मोहसिन साहब, जी, वो नहीं होती है, मगर रिजल्ट कुछ आ जाता है। साइकोलॉजी में एक इफ़ेक्ट है जो कि डनिंग करूगर इफ़ेक्ट कहलाता है, जी। जिसके अंदर किसी को कम अहलियत वाले शख्स को ये लगता है कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, और जो कोई एक्सपर्ट होता है उसको वो इस बारे में काफ़ी मोहतात होता है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जैसे कोई नया नया ड्राइवर हो तो वो अपने आप को समझे कि मुझे ना सिर्फ गाड़ी चलाने पर महारत हासिल है बल्कि मुझे सारे ट्रैफिक कवानीन पर भी मुकम्मल गिरफ्त हासिल है। तो नया ड्राइवर आमतौर पे इस ख्याल से इस यानी गुमान के साथ आपको कई दफ़ा मिलेगा, जबकि जो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है उसकी ड्राइविंग आपको ज़्यादा मोहतात अच्छी नज़र आएगी, हालांकि उसका तो तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। तो बाद औक़ात बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोग भी काफ़ी अच्छा एहतियात का दामन हाथ में थाम के चलते हैं, और बाद औक़ात कम अहलियत या तजर्बा या सलाहियत रखने वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो ये समझते हैं कि उन्हें इस पर काफ़ी महारत हासिल है। बिल्कुल। अच्छा, हम ज़िंदगी में रूटीन में तो इस तरह के जुगाड़ मोहसिन साहब लगते देखते जी, हैं, जी, लेकिन जब बात आती है ज़हनी सेहत की जी, या जिस्मानी सेहत जी, की, तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं ना कि यहाँ ख़तरा है, जी, उसमें कोई जुगाड़ नहीं चलने जी, का। जी, वहाँ पे फिर जो साइंटिफिक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं जी, वो ही सिर्फ आपको बचा सकते हैं। जी, लेकिन पसंदीदा जो तरीक़ेकार है जी, लोगों का वो वही है जिस पे जुगाड़ ही लगता है। यानी अगर टांग में दर्द है जी, और किसी ने कहा कि इस पे मालिश करें दिन में 2 बार जी, और बस चलना नहीं, जी, तो आपके ख्याल में ये कोई इट्स नॉट अ बैड प्लान, जी, ये बड़ा मज़े का प्लान है कि जी, आपने चलना नहीं तो आप बिस्तर पे बैठा रही जी, और मालिश करा लें। जी, लेकिन अगर कोई कहे कि बस यू हैव टू विजिट टू सम ऑर्थो और वहाँ जाके चेकअप करें, तो ये अब ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जी, ये जिम्मेदारी लेने का मामला आ जाता है। जी, 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 जी। और जिम्मेदारी लेने से मोहसिन साहब इंसान भागता है। ज़िम्मेदारी लेने से इंसान भागता है, क्योंकि हर एतराफ़ अपने साथ एक ज़िम्मेदारी लाता है, और ज़िम्मेदारी एक्चुअली चेंज मांगती है। हाँ। क्योंकि जैसे आपने ज़िम्मेदारी ली, अब आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब आप स्टेटस को पर नहीं रह सकते क्योंकि आपने ज़िम्मेदारी जो ले ली। तो ज़िम्मेदारी लेने से इंसान का जो दिमाग है वो इसलिए रोकता है कि दिमाग स्टेटस को पसंद करता है। दिमाग आपके यानी बिस्तर छोड़कर जाकर वॉक करने को पसंद नहीं करता, आपको आराम तलब बनाता है। सो हर डिस्कम्फर्ट आपको एक्चुअली चेंज से हमकिनार करता है। सो पहचान लेना चाहिए कि मेरा जो इस वक्त दिल चाह रहा है, अगर कंफर्ट में ही रहने को चाह रहा है, तो ये फिर एक ट्रैप है। तो इसका फ़ैसला तो हम खुद कर सकते हैं अपने आप को समझ कर कि मेरा जो इस वक्त करने को मन है, वो क्या कोई आराम की तरफ है या काम की तरफ है। अगर वो काम, मैं ये नहीं कह रहा कि काम आराम नहीं करना, आराम करना है, लेकिन आराम ही नहीं करना, काम भी करना है। सो अपने आप को ज़िम्मेदार बनाने के लिए खुद छोटे छोटे ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। छोटी चीज़ें एक्चुअली बड़ी पिक्चर बनाती हैं। एक साइकोलॉजी में एक इफ़ेक्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफ़ेक्ट। जी। अच्छा, हम सब लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि हम दूसरों की नज़रों में बड़े अहम बन जाएं, बड़े पसंद किए जाएं। ये जो पसंद किए जाने का मैसेज है, ये अगर सीख लिया जाए तो बड़ी आसानी से आप किसी के लिए अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। मसलन अगर आप अपने किसी कुलीग से चार्जर मांगते हैं और फिर उसको चार्ज करके फ़ोन वापस दे देते हैं चार्जर, तो उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि ये मेरे लिए अहम था तो मैंने इसको चार्जर दिया, तो वो आपको खामखा बाकी लोगों से ज़्यादा करीब एक दोस्ताना से ताल्लुक़ में महसूस करने लगेगा। अगर आप किसी टीचर से कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर इस बारे में आप गाइड कीजिएगा, ये जो नुक्ता है ये समझ नहीं आ रहा, यानी अलावा अपनी क्लास से हट के
टीचर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके टाइम बाय करना। टीचर उस स्टूडेंट में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसने मेरी बात को बड़ी अहमियत दी। इसी तरह अपने किसी फैमिली मेम्बर से, पार्टनर से अगर आप कोई ओपिनियन मांग लेते हैं कि मसलन अगर मियाँ, सोचिए ज़रा कि अगर मियाँ बीवी से या बीवी मियाँ से अपने किसी फ़ैसले के बारे में राय मांगे कि मैं इस बारे में कुछ मेरा काम है जिसका ताल्लुक दूसरे पार्टनर से नहीं है, कोई दफ्तर का काम हो सकता है या खातून के कोई घर का काम हो सकता है, कि ये जो चीज़ है मैं ये काम करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसमें कोई मशवरा मुझे दीजिए कि मैं और अच्छा इसे कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये मशवरा मांगेंगे, दूसरा मशवरा भी देगा और उसके साथ आपके ताल्लुक पर इसका इतना अच्छा असर आएगा, वो ये सोचेगा कि इसने मुझे कितना अहम जाना है। इससे भी ताल्लुकात में और ज़्यादा एक दर्जा ऊपर आपके ताल्लुक में बेहतरी आएगी। बहुत खूबसूरत। अभी अपनी बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात की ना मोहसिन साहब, जी तो मैंने इसकी ये जो, क्योंकि आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कोई इस तरह की इन्वेंशन नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एक ही इन्वेंशन की, जी यानी 18 साल की उम्र में जो उन्होंने एक तरीका इजाद किया वो ये था कि ख़ुद को बेहतर बनाने का तरीका है ना। जी और इस पे इतना खूबसूरती से काम किया, बल्कि ना सिर्फ तरीका इजाद किया बल्कि उन्होंने इस तरीके को एग्जीक्यूट कैसे करना है जी ये भी बात की थी। जी और इस पे मैं एक, यानी बहुत अरसा पहले अपनी स्टूडेंट टाइम में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब मोटिवेशन और ये चीज़ें डिस्कस होती थी, तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक डायरी ली और डायरी के ऊपर उन्होंने वो उस तरह की वो 17 शायद हैबिट्स हैं, आई डोंट रिमेंबर, 17 आदतें थी ठीक जो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट की। और उन्होंने कहा कि मैंने हर हैबिट को हर वीक रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ख़ुद को बेहतर बनाना है, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो वो जो 17 हैबिट्स थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हर हफ्ते उन्होंने 17 वीक प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर उनका नाम देखें आज भी हम अपने शो में जिक्र कर रहे हैं। ये काम उन्होंने 18 साल की उम्र में शुरू किया था। बेहतरीन बात कही आपने, बेहतरीन हवाला दिया। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही होती हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में एक इफ़ेक्ट है हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट क्या है कि हम किसी शख्स को किसी एक खूबी की वजह से उसकी बाकी खूबियों में भी उसको मुमताज़ समझने लगते हैं। बस मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें बहुत खूबसूरत और पुरएतमाद दिखाई देता है तो हमें लगता है कि वो अपने प्रोफेशन में भी बहुत नुमायाँ, मुमताज़ और बहुत अच्छा होगा। मसलन आप देखिए कि हम अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो अगर किसी डॉक्टर की स्मार्ट ड्रेसिंग हमें पसंद आ जाए तो हमें ये लगने लगता है कि ये अपनी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा। यानी हम दो चीज़ों को इस तरह से आपस में कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें किसी एक चीज़ के मैसेज को अप्लाई कर देते हैं बाकी उसके फील्ड की प्रैक्टिसेस के साथ। तो इस हेलो इफ़ेक्ट को पहचान कर भी हम अपने परख को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, हम कैटेगराइज कर सकते हैं और अलग अलग नज़र से देख सकते हैं। अगर हम चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करना सीख लें और अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उसको देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि हम उन किसी एक चीज़ को जनरलाइज्ड करके उसको लेबल करते हैं। हाँ एग्जैक्टली और बल्कि इसके बारे में ये भी, इस इफेक्ट के बारे में कहा जाता था कि ये एक बहुत, इट कैन बी अ वेरी बिग मिस्टेक एज वेल, क्योंकि आपने देखा है जो बहुत सारे गलतियां भी हुई वो इसी इफेक्ट की ही सूरत में हुई ना, कि जब आप किसी को देखते हैं, जो भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हम किसी को बड़े अच्छे लिबास या इस तरह में देखते हैं तो हम सोचते हैं ही मस्ट बी वेरी नाइस एज वेल। और या जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा कोई अचीवर है और वो उसमें उसने एक ख़ास चीज़ अचीव की है तो फ़ौरन ही हमारा ट्रस्ट का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो बेसिकली इसी इफ़ेक्ट की सूरत में ही होता है। और इसी इफ़ेक्ट को बाद में फिर उन्होंने कहा कि ये एल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो इस एल्यूजन की सूरत में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकता है। जी। इसी तरह से साइकोलॉजी में दो ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। एक है पिग्मेलियन इफ़ेक्ट। पिग्मेलियन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जो आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने पर लग जाता है।
जैसे कि हम किसी से भी कोई तवक्को रखते हैं, अगर बच्चों से हम उनके अच्छे रवैयों को नोटिस करते हुए उनकी तारीफ़ करें और उनको अच्छी एक्सपेक्टेशन की फ़ील दें, तो वो मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिशों के बारे में सोचने लगते हैं। हुँ। लेकिन एक दूसरा इफ़ेक्ट है गोलम इफ़ेक्ट, हुँ। जो कि ये है कि आप जब किसी को ये तासुर देते हैं कि तुमसे तो ये नहीं होना, हुँ। तो जैसे बच्चों को हम कह रहे होते जी, हैं, जी, जी। तुम नहीं कर सकोगे। जी। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका दिमाग इस चीज़ को कबूल कर लेता है और उसकी परफ़ॉर्मेंस गिर जाएगी, क्योंकि जी। वो आपकी बात को सच मानते हुए आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कारकर्दगी को ख़राब कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो दिया हुआ बयान था, उसने उसका परसेप्शन ही बदल दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों इफ़ेक्ट जो हैं, यानी ये जो दूसरा है गोलम इफ़ेक्ट, ये पहले वाले के बाद में इन्वेंट किया, ऑपोज़िट है ना जी, एग्ज़ैक्टली जी, इसका। अपोज़िट है। पहले वाला 1968 में मोहसिन साहब जिसे सेल्फ एफिशिएंसी प्रोफेसी के नाम से निकाला था उन्होंने ना। जी, जी। अच्छा, ये बहुत हिट हुआ और हुँ, जैसे ही हिट हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा चंद वालिदैन ऐसे हैं हुँ, जो इसके बिल्कुल ऑपोज़िट काम करते हैं। जी। सो दे कंडक्ट अ एक्सपेरिमेंट ऑन 11 पेरेंट्स हुँ, जिन्होंने ये गोलम इफ़ेक्ट के थ्रू उन बच्चों पे काम किया, जी, जिसमें जो बच्चे थे वो डम और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ में अचीव नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इफ़ेक्ट। जी, जी, यानी जी, इतना ज़्यादा हम पे असरअंदाज होता है जी, हमारे जो स्टेट है या हमारी सेंटेंसेस, हमारा वे ऑफ डिस्कशन, वे ऑफ टॉकिंग, ये जी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम पे एक बड़ा सख्त असर छोड़ती हैं जी, और हम उसी के जवाब में वैसा ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। जी, जी, ख़ास तौर पे बच्चे, जी, यानी जब हम बच्चों की बात करते हैं जी, तो आपने देखा अक्सर कहते हैं कि किसी बच्चे की अगर तारीफ़ हो तो फिर अक्सर कहा जाता है हाँ क्योंकि इसके वालिद भी ऐसे ही हैं जी, या ये इसने हैबिट अपनी वालदा से ली है। जी, तो मुझे लगता है कि वो फिर वो भी उसी इफ़ेक्ट के ही ज़ेरे असर जी, डेवलप हो रहे होते जी, हैं। जी, 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही कि वो उसी के ज़ेरे असर ही डेवलप हो रही होती है। अपने वालिदैन के कहे हुए के मुताबिक या वालिद या वालिदा जो भी बयानात दे रहे होते हैं, बड़े अहम होते हैं बच्चों के लिए। जी। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएँगे तो अपने शो के आखिरी सेगमेंट पर हम शामिल होंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जहारा ज़्यादा देर तक सीरियस रह नहीं सकती। जहारा कह रही थी कि काफ़ी देर हो गई, मैं हँसी नहीं। है ना? तो कोई हँसी मज़ाक वाली बात बताइए। मतलब मैं मिस कर रही हूँ अपने पुराने शोज़ पे, जहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि हमने हँसी को कंट्रोल कैसे करना है। हाँ, ये बात तो है। वो जो जिसका एक्शन रिप्ले भी काफ़ी ज़्यादा चला और वो काफ़ी यानी यूँ था कि हमारे साथी को ब्रेक लेना पड़ा। हाँ। तो हँसी मज़ाक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हँसी में और खुश होने में, जी। क्योंकि आप एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होता है, जी। तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो जैसे एक हमारे दोस्त हैं, दोस्त का लफ्ज़ मैंने ज़रा बोल दिया जज्बाती होके। अच्छा जी। अच्छा, वो ना उनको ख़बरों में रहने का काफ़ी शौक था जी। और इतने कोई पॉपुलर ना हो सके। जी। शुरू में किसी तरीके से यानी किसी जगह किसी फोरम पर वो शामिल होते थे और फिर अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये उनको शौक बहरहाल ज़रूर रहा कि उन्होंने नुमायाँ होना है। ठीक तो है। हाल ही में वो जो काम कर रहे हैं, मैं ज़्यादा खुल के इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो फ़ौरन ही आप या हमारे नाज़रीन पहुँच जाएँगे उन तक। अच्छा जी। तो हाल ही में उन्होंने एक ऐसा तरीका इंतख़ाब किया है पॉपुलर होने का, जिसमें उनकी जो शख्सियत है वो
एक एक मजाक का निशाना बन सकती है, अच्छा, बल्कि बन रही है। हाँ बन रही है, बन रही है, बन रही बन है। रही अच्छा, है। अब उसमें आप उन्हें पता नहीं चल रहा कि ये अच्छा वीडियो उनकी काफ़ी देखी जा रही है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उनके ज़हन में इस वक्त ये है कि मैं ख़बरों में तो हूँ, हाँ, यानी मैं पहुंच गई हूँ। उनका 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 नुक्ता नज़र मुझे लगता है कि ये है, वो बेरुखी से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में। वाह, तो अपने आप को ख़बरों में रखने के लिए अपनी शख्सियत का ये भी एक एडिक्शन ही है, यानी हाँ, मशहूर ये होना बिल्कुल मशहूर होना या खबरों में रहना, या ख़बरों में रहना। अटेंशन सीकिंग हाँ, एटीट्यूड है आपका। नो मैटर व्हाट आर यू डूइंग बट यू आर इनटू अ न्यूज़, इनटू अ एक आप लोगों की डिस्कशन में हैं, जी, जी, एंड दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। मेरा ख्याल है वी जस्ट हैव टू एस्टैब्लिश द बाउंड्रीज। मोहसिन साहब, जब तक आपकी बाउंड्रीज नहीं होती ना, जी, तब तक आपके बड़े मसाइल आते हैं। अभी जो हम हंसने की बात कर रहे थे, जी, तो आपको पता है कि आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है थेरेपी, यानी वैसे तो REBT की वो एक बड़ी फेमस टेक्निक भी है, लेकिन अब लाफिंग थेरेपी जो है, वो लाफिंग योगा भी आ गया है। ठीक, और उसमें वो कहते हैं कि आप आर्टिफिशियली ही कैका लगाएं, मतलब यू डोंट जी, रियली वांट टू जी, लाफ, लेकिन आप मसनूई कैका लगाएं जी, जो कि 30 सेकंड का होना चाहिए। तो आपका जो ब्रेन है वो उसको परसीव करेगा कि आप बड़े खुश हैं। तो जब वो परसीव करेगा आप बड़े खुश हैं, तो ऐसे में वो फिर एक केमिकल स्क्रीट करेगा जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। जी, और जब वो केमिकल स्क्रीट होगा तो उससे दूसरा केमिकल जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, वो काफ़ी हद तक कम होगा। जी, ऐसे में आपकी जो बॉडी है और आपका जो ब्रेन है उसको रिलीफ मिलेगा। जी, तो जी, जब हम हंसना छोड़ देते हैं तो उसका नतीजा हमारा जिस्म भी भुगतता है। जी, और जब हम हंसना शुरू कर देते हैं, भले हम उसको फेक ही कर रहे हों, यानी जी, ऐसे ही आप ऊंचा ऊंचा हा 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 करना शुरू करें, तो आपका ब्रेन झूठे मूठे पे ही खुश हो जाएगा। जी, अब आप देखें कि कितनी हैरत अंगेज सी बात है जी, कि हंसना कितना इम्पॉर्टेंट है। जी, यानी हमें कई कई दिन, जैसे अभी हम एक ब्रेकफास्ट पे सारी फ्रेंड्स इकट्ठा थी, तो उसमें से बहुत सी ने कहा कि यार मैं बड़े देर के बाद बहुत ऊंचा हंसी हूँ या कैका लगा के हंसे हैं। जी, जी, तो हम कभी कभी हंसना भी भूल जाते हैं इस अपनी रूटीन में, और मुश्किल जो हमारी एक लाइफ है ना, जी, जिसे जी, हमने जी, मुश्किल बना लिया है। जी, जी, लेकिन हंसना बहुत ज़रूरी है। भले आप कोई गेस्ट इनवाइट करें, या आप कोई जोक क्रैक करें, या भले मोहसिन साहब ही मुझे हंसाएं, ना हंसाएं तो मैं तो खुद ही हंसा देती हूँ। ये इतना ज़रूरी है। ये चंद साल पहले की बात है, कनेक्टेड पाकिस्तान के फोरम पर जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, जहां उन्होंने पाकिस्तान भर से उन स्पीकर्स को मदऊ किया जिनकी वीडियोस देखी जाती थी। पूरा हमारे नाम भी निकला और मुझे भी वहां शिरकत के लिए उन्होंने इनवाइट किया। ठीक। मैंने लाफ्टर थेरेपी को नया नया उस वक्त स्टडी करना शुरू किया था। सो मैंने ये सोचा कि सैकड़ों या हज़ार से ज़्यादा शायद लोग थे, उनकी मौजूदगी में क्यों ना इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए। सो मैंने स्टेज पर जाते ही उनको ये लाफ्टर थेरेपी के बारे में बताते हुए कहा कि अभी हम अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले तो कोई 30 सेकेंड्स के लिए एक आर्टिफिशियल हंसी बगैर किसी वजह के हम्म सब कहकहा लगाएंगे। हम्म और इसका आगाज़ मैंने किया। जैसे ही मैंने हंसना शुरू किया, पीछे से हंसने की आवाज़ें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल वाला। पूरा हॉल हाँ, कैकों से। दूसरों को हंसते हुए देखकर भी लोगों ने ये भी तबसरा किया कि कोई आर्टिफिशियल हंसता था तो कोई दूसरा उसको देखते हुए हंस पड़ता था और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सचमुच की कहकों से हॉल गूंजने लगा। तो लाफ्टर थेरेपी एक बड़ा अहम टूल समझा जा रहा है कि जिसमें आप अपने आप को पहले एक फेक तरीके से हंसी मजाक वाले किसी कहकों से अपने चेहरे को सजाते हैं और फिर थोड़ी देर में आप उसको रियल भी मानने लगते हैं। इससे खुशी के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फौरी तौर पे आपका स्ट्रेस भी एक रिलीज़ होता है और आपको समझ आती है कि वो जो आपका जो एक आपके आसाब पर छाया हुआ एक फ़िक्र परेशानी का एक बहुत ज़्यादा एक गलबा सा था, उससे आप निकल के तो रिलीफ में आप फिर अपने आप को पाते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह वो जो मैंने भी REBT का जिक्र किया मोहसिन साहब, उसमें एक टेक्निक है ह्यूमर ना। जी, बेसिकली ये है कि हमने भी अपने आप को इतना ज़्यादा पूरा जो ज़्यादातर जो अवामुन्नास है, जी, तो इस पे भी मैं अभी आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगी अवामुन्नास पे। जी, तो इन्होंने इतना ही ज़्यादा समझ लिया है कि शायद वो टिटीरी की तरह ना आसमान सर हम पे हमने ही उठाया हुआ है। जी, तो हम
कोई भी ऐसा स्टफ नहीं हमारी ज़िंदगी में होता जो हमें खुश कर देना, हंसने पे मजबूर कर दे। तो इसको बाकायदा अरेंज करने की ज़रूरत होती है। यानी व्हेन यू आर फ्री, जी। आप देख रहे हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी है टीवी की, मोबाइल हर वक्त हाथ में है, तो जब भी थोड़ा टाइम हो तो आप कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम देख लें, जी कोई ऐसा क्लिप देख लें। देयर आर सो मेनी क्लिप्स जी जो आपको हंसने पे मजबूर कर दे। जी तो ये जो टेक्निक है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की, ये बहुत वर्केबल भी है। जी यानी बाकायदा जब आप टाइम निकालते हैं और आप कहते हैं कि इस टाइम पे सिर्फ मैंने कुछ हंसी मजाक वाला ही प्रोग्राम देखना है, या लोगों से मिलना है, या जोक्स क्रैक करने हैं, जी तो इससे आपके मूड पे बहुत बेहतरीन असर आता है। ठीक, बेहतरीन। ये अपने मूड को बाकायदा तैयारी के साथ अरेंज करना, तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी शोज़ इसमें बहुत अहम किरदार अदा जी करते जी हैं। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में जो एक म्यूज़िक कॉमेडियन थे, अल्लाह रखा पानीपुरी, पेप्सी। अल्लाह रखा पेप्सी। हाँ, ये वो पूरा नाम अल्लाह रखा पानीपुरी पेप्सी शुरू में लिखते थे, फिर अल्लाह रखा पेप्सी के नाम से। तो उन्होंने पिछले से पिछले साल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो वो काफ़ी अच्छा उनसे रब्ता था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो अचानक इस तरह से, जिस तरह दुनिया से गए, ड्यूरिंग शो ही गए। और वो जिस तरह गा रहे थे, शामी आणगे सुबह जाणगे, शामी साहब की मौजूदगी में, तो अल्लाह रखा पेप्सी से काफ़ी यानी रब्ता था। और डॉक्टर सदाकत अली की 2 साल पहले जो सालगिरह थी 4 अगस्त को, तो उस पर उन्होंने मुबारकबाद का एक पैगाम भी रिलीज़ किया। अच्छा जी। काफ़ी जिंदा दिल आदमी थे वो। बहुत एक कम वक्त में, थोड़े वक्त में उन्होंने अपनी तरफ काफ़ी अच्छी तवज्जो पाई। तो हंसी मजाक का हवाला, या लोगों को, यानी बाद लोगों से मिल के, जैसे एक ज़माने में मोइन अख्तर, जी जी जी, अब मोइन अख्तर ने भी बहुत कम ज़िंदगी पाई, हाँ। लेकिन मोइन अख्तर को लोग जब मिलते थे, देखते थे, तो उनके फ़ौरन ही एक लतीफ़ सा एहसास उनको होता था। जी जी जी, आप देखें कि जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, तो जब उनकी तहरीरों को हम पढ़ते हैं या कहीं भी, तो हमें ये लगता है फ़ौरी तौर पे, जैसे कोई शायर होता है ना, तो शायर को देख के आपको फ़ौरन आप कहते हैं कि शेर सुनाएं। तो अनवर मकसूद साहब की बातों में लताफत की वजह से उनसे कोई ना कोई दिलचस्प बात सुनने के लोग मुंतज़िर रहते हैं। तो मोइन अख्तर या इस तरह के जो फ़नकार जिनका बड़ा नाम और काम, और हकीकत बात तो ये कि उनके इस तरह के यूनिक काम की वजह से उनकी उम्र थोड़ी भी नहीं होती। जैसे आज देखिए हम मोइन अख्तर का जिक्र कर रहे हैं, जी जी जी, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फ़न मौजूद है। और मोहसिन साहब उनका फ़न भी ऐसा जो कि आप मतलब कहीं भी फैमिली के साथ बैठ के, मतलब इतना ही नफासत के साथ वो गुफ्तगू थी। मैंने उनके कुछ प्रोग्राम्स मुझे याद है, जैसे 2:15, 2:30 कुछ इस तरह वाले नाम से प्रोग्राम थे ना। इसी तरह अनवर मकसूद का जैसे आपने कहा, तो वो तो लिखते भी खुद ही थे जी, और दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर रही है, बहुत मशहूर थी। एग्जैक्टली। अब ज़रा इस तरह की चीज़ें कम हैं। उसके बाद उमर शरीफ का भी कुछ अच्छा, उमर शरीफ की भी कुछ मैंने शोज़ देखे। अब बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ का। एक नाम बुशरा अंसारी का भी है, जिन्होंने अपने आप को हर दौर में मेंटेन किया है। जी 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 जी, यानी आप देखें कि वो हर दौर में किसी न किसी, वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है कि उन्होंने अपने दौर के तकाज़ों को पहचानते हुए अपने आप को कनेक्टेड रखा, जिस वजह से वो मीडिया से भी ऑफ नहीं हुई। तो ख़ास तौर पे वो फ़नकार जो दूसरों की खुशियों का सामान बनते हैं, 50-50 के वो सितारे आज भी, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ कि 50-50 प्रोग्राम जो चलता था, उस प्रोग्राम को कोई एक बिल्कुल यंग लड़की जिक्र कर रही थी कि उसने निकाल के अपने बड़ों से उस प्रोग्राम का यानी जिक्र सुना हुआ था, तो उसने उसके एपिसोड्स देखे। अच्छा जी। और उसने उन्हें पुराना नहीं पाया। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जैसे बशीरा इन ट्रबल जो है, ये काफ़ी मारूफ, पिछले दिनों भी मैंने सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो देखी जी। तो बाज़-औक़ात किया हुआ कोई काम अमर हो जाता है। तो ये जो फ़नकार लोग होते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त अपना काम अपने नक्शे पा छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और अब हम भी अपने नक्शे पा छोड़ने के वक्त पर हैं। तो इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को, आज शाम 7 बजे। यू आस्क्ड फॉर इट डॉक्टर सदाकत अली के साथ देखना मत भूलिएगा, बड़ा अहम शो। और आज का जो शो है वो न्यूरो बायोलॉजी ऑफ शेम के टॉपिक पर है।
तो बहुत ही अहम ख़ास शो जिसका हमें अभी से इंतज़ार है। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।